हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम बैक्टीरिया के बारे में थोड़ा सा काम करेंगे जो कि नीट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है और भी सभी एग्ज़ाम्स जो कि मेडिकल फील्ड से रिलेटेड रहते हैं उन सभी से बैक्टीरिया का एक फेवरेट टॉपिक रहता है। आज हम बैक्टीरिया के बारे में कंप्लीटली फ्रॉम बेसिक शुरुआत से लेकर के हम उसके हायर लेवल तक जाएंगे। तो हम शुरुआत करते हैं अभी बैक्टीरिया के बारे में। तो सबसे पहले इसका मैं एक बैकग्राउंड बता देता हूँ आपको कि जिस तरह से बैक्टीरिया जो है, सबसे पहले एक साइंटिस्ट होते थे एंटन वॉन लेवेनहॉक, जिसने इसको डिस्कवर किया था। वो भी किस तरह से टार्टार ऑफ द टीथ, जिस तरह से उसने उतार करके देखा टार्टार ऑफ टीथ, उसको निकाल करके देखा तो उसमें कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म देखने को उसको मिले जिसमें कि जब उसने जैसे ही माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी हुई थी तो उसके बाद ही उसको पता लगा कि भाई हम कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव जिसको हम माइक्रोबैक्टीरिया या बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं वो बैक्टीरिया डिस्कवर किए। तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखने की उसकी ललक जो थी वो वहाँ से शुरू हुई। तो उसने देखना स्टार्ट किया कि टार्टार ऑफ द टीथ से उसने देखा तो उसने कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया, जिसका नाम उस वक्त उसने डायअर्कन्स दिया। डायअर्कन्स, एंटन वॉन लीवेनहॉक नाम का साइंटिस्ट था जिसने जिसने उन बैक्टीरिया को सबसे पहले फर्स्टली डायअर्कन्स बोला था कि ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जहाँ से लाइफ की शुरुआत हुई थी। तो इसका नाम बदल करके बाद में एनिमलक्यूल्स रख दिया गया। एक रॉयल सोसाइटी होती थी, उसने इसका नाम बदल करके एनिमलक्यूल्स रख दिया गया था। एनिमलक्यूल्स का मतलब होता है कि एनिमल के जैसे, जीव के जैसे। मतलब कंप्लीटली तो नहीं हो सकते क्योंकि ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर जो है और बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट रहता है। बैक्टीरिया तो बहुत माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसीलिए क्योंकि इनको हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग के जो सेल्स हैं उसको भी देखते हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर्स और बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर्स में डिफरेंस आता है। इसको हम धीरे धीरे आगे कंटिन्यू करेंगे कि किस तरीके से इनमें डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। सबसे पहले हम यही देखना स्टार्ट करते हैं कि लेवेनहॉक ने टार्टार ऑफ टीथ से देखा कि डायर्कन्स होते हैं और वो डायर्कन्स को एनिमलक्यूल्स बोला गया, एनिमल्स के जैसे बोला गया रॉयल सोसाइटी के द्वारा। और इसका 1965 में इसका ये नामकरण किया गया था। एंटन वॉन लेवेनहॉक ने जो डायर्कन्स दिया था उसका नाम बदल दिया गया था। फिर एनिमलक्यूल्स को धीरे धीरे प्रोसेस में आगे बढ़ते चले गए। एनिमलक्यूल्स को हमने माइक्रोब का नाम दिया और वो दिया था S.E. डेलॉट ने। एक S.E. डेलॉट नाम का साइंटिस्ट था जिसने माइक्रोब नाम दिया गया था, ठीक है। माइक्रोब्स को माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में या इससे और अलग बात करें तो माइक्रोब्स को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका नाम फिर बदला गया, ये बोला गया था पाश्चर के द्वारा। लुईस पाश्चर का नाम सबने सुना होगा कि लुईस पाश्चर को हम फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी भी बोलते हैं क्योंकि इसका बहुत बड़ा योगदान रहा था माइक्रोबायोलॉजी को बताने में। जो मॉडर्निटी थी, जिस तरह से आज हम वैक्सीन्स तैयार कर पा रहे हैं, नई नई वैक्सीन, जिस तरह कोरोना की वैक्सीन्स तैयार हुई हैं और भी इससे पहले बहुत वैक्सीन्स बनी हैं, तो वो लुईस पाश्चर के मॉडर्निटी कंसेप्ट्स के द्वारा बनी थी और इसने और भी बायोलॉजी के अंदर बहुत अच्छे अच्छे योगदान दिए हैं। और इसीलिए मैं तो इसको पाश्चर को बहुत अच्छा माइक्रोबायोलॉजी का एक बहुत अच्छा योगदान देने वाला साइंटिस्ट मानता हूँ और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है लुईस पाश्चर। इसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला था लुईस पाश्चर ने। और साथ साथ मैं लुईस पाश्चर के बारे में एक दो चीज़ें और बता देता हूँ कि लुईस पाश्चर ने एक स्टेटमेंट दी थी, जिस स्टेटमेंट में लुईस पाश्चर ने बोला कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सम ऑर्गेनिज्म which live in either aerobic or
एनएरोबिक कंडीशन। जो एरोबिक और एनएरोबिक कंडीशंस में सर्वाइव कर सकते हैं, जिंदा रहते हैं। तो इसका मतलब ये आया कि लुईस पाश्चर ने जो ये चीज़ बताई, उसने यही बताया कि एरोबिक का कंसेप्ट और एनएरोबिक का मतलब जो हवा में रहते हैं, जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जिंदा रहते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म भी बताए। लेकिन इसके अलावा बहुत बड़ा वहाँ से क्रांति आ गई थी, सभी प्रकार से डिजीज़ को ठीक करने के लिए या और चीज़ों को लगा सकते हैं हम। तो एनएरोबिक का भी कंसेप्ट बताया। उससे पहले कोई नहीं जानता था कि बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के भी कोई ऑर्गेनिज्म जिंदा रहता है। तो यहाँ से लुईस पाश्चर का बहुत बड़ा योगदान ये रहा था कि एरोबिक एंड एनएरोबिक का कंसेप्ट लुईस पाश्चर ने दिया था। ठीक है, इससे आगे हम बढ़ते हैं। बैक्टीरिया से रिलेटेड थोड़ा सा ये इसका मॉडर्न हिस्ट्री हो गया। 1965 में जैसा मैंने बताया था कि डायरकन्स को एनिमलक्यूल्स के बारे में बोला गया, तो इसी समय जो लिवेनहॉक का कंसेप्ट था बैक्टीरिया से रिलेटेड थी, क्लासिफिकेशंस थी, आइडेंटिफिकेशंस थी, कैसे कैसे दिखते हैं। तो उसने एक किताब लिखी जिसमें इसको छपवाया था, द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। द सीक्रेट्स ऑफ नेचर। लिवेनहॉक की इस किताब के अंदर बैक्टीरिया के बारे की लगभग सारी जानकारी मिल जाती है, इसीलिए ये बेसिक्स की जानकारी देता है। ये किताब बेसिक्स की जानकारी देती है, इसीलिए हमने कालांतर में इसको यही बोलना शुरू कर दिया कि फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है लिवेनहॉक। लेकिन एक चीज़ रिमाइंड करेंगे कि मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी जो रिसेंट ट्रेंड में है, जितना भी बैक्टीरिया से रिलेटेड काम चलता है, वो मॉडर्न कंसेप्ट्स गिवन बाय द पाश्चर। वो केवल पाश्चर ने ही दिया था, लेकिन लिवेनहॉक ने कौन सा दिया था? नॉर्मल बेसिक्स माइक्रोबायोलॉजी के बारे में बताया था। देन हम इसके बारे के बैक्टीरिया से रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें देखते हैं। जैसे एक बर्गेज नाम का साइंटिस्ट आया, बर्गेज ने इसको बैक्टीरिया बोला, और इसकी बैक्टीरियल क्लासिफिकेशन जो है, आइडेंटिफिकेशंस जो है, वो इसने एक किताब लिखी और उसके बारे में इसने किताब बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया के बारे में बताया। उसका नाम था मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेशन बैक्टीरियोलॉजी। मैनुअल ऑफ डिटर्मिनेशन बैक्टीरियोलॉजी, ये बर्गेज के द्वारा बताया गया था। तो इस कंसेप्ट्स को, बर्गेज के जो मैनुअल थी, उसी को हम धीरे धीरे अब आगे डिस्कस करते हैं। जैसे बैक्टीरिया के बारे में सबसे पहले बैक्टीरिया को हम नॉर्मल बैक्टीरिया के बारे में चीज़ें देखते हैं। इसका जो साइज़ है वो 0.1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर तक इसका डायमीटर रहता है। ठीक है, साइज इसका 0.1 to 2 माइक्रोमीटर और 2 to 5 माइक्रोमीटर तक इसका साइज जो है, इसका लेंथ चली जाती है। कुछ किताबों में, कुछ पब्लिकेशंस में इसका 2 to 4 भी मिल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो मिलीमीटर तक भी एग्जिस्ट करते हैं। दिस इज़ द स्टैंडर्ड, जो कि आपके रिसर्च पेपर में भी मिल जाएगा देखने को, लेकिन ये स्टैंडर्ड है। यहीं से आप देख सकते हैं कि कुछ का मिलीमीटर में भी देखने को मिल रहा है। तो वो एक आधे बैक्टीरिया हैं के नेम है जो मैं आपको साथ साझा करूँगा इसमें। जिस तरह से सबसे छोटे से लेकर के सबसे बड़े बैक्टीरिया तक मैं आपको बताता हूँ। जैसे सबसे छोटा, द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, डायलिस्टर न्यूमोसाइंटिस। डायलिस्टर न्यूमोसाइंटिस, दिस इज द स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया, जो 0.1 के नियर अराउंड रहता है, डायलिस्टर न्यूमोसाइंटिस। कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जो जिनका साइज़ मिलीमीटर तक चला जाता है, जिसको हम समथिंग नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, या नॉर्मल जो जनरल माइक्रोस्कोप होता है उससे भी देख सकते हैं। जैसे इसके अलावा जिस तरह से यूपेलोसाइजियम, फिजलसोनी, ये बैक्टीरिया हम देख सकते हैं, लार्जेस्ट बैक्टीरिया की श्रेणी में आता है ये। और भी बैक्टीरिया आते हैं, जिस तरह से मेरे को एक और याद आ रहा है, स्पाइरिलम लेडलावी,
लावी, स्पाइरलम लेड लावी। ये बैक्टीरिया भी लार्जेस्ट बैक्टीरिया की श्रेणी में आता है। एक और बैक्टीरिया जिस तरह से थायोमार्गरिटा, नेमीबायेंसिस, थायोमार्गरिटा नेमीबायेंसिस, ये बैक्टीरिया, ये तीनों के तीनों बैक्टीरिया लार्जेस्ट बैक्टीरिया की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इनका साइज मिलीमीटर तक चला जाता है। एक और आता है, लार्जेस्ट है, ये सारे जिस तरह से इसकी शेप जो है स्पाइरिला शेप है, ऐसी शेप देखने को मिलेगी आपको। यूपिलोसाइजियम है ये, और थायोमार्गरिटा, इसके आगे थायो वर्ड लगा है, दिस इज़ यूज्ड फॉर सल्फर। तो सिंपल सी बात आ जाती है कि ये बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया है जो सल्फर कंटेंट वाटर है उसमें ज़्यादा पाया जाएगा, या सल्फर कंटेंट सॉयल है वहाँ पर देखने को मिलेगा आपको। ये नॉर्मल ऐसे नहीं मिल सकता, ये नॉर्मल आपको थायोमार्गरिटा देखने को मिल जाएगा। और इनकी शेप का फ़र्क है, कॉकस शेप होती है, गोल शेप रहती है इनकी ऐसे, इन बैक्टीरिया की। लेकिन एक और बैक्टीरिया है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लार्जेस्ट फिलामेंटस बैक्टीरिया, जो कि मैं यहीं पे बता देता हूँ, बाद में भी इसको डिस्कस करेंगे। लार्जेस्ट फिलामेंटस बैक्टीरिया, ये फिलामेंट की शेप का है। लार्जेस्ट फिलामेंटस बैक्टीरिया जिसका नाम है बैग्याटोआ मिराबिलस। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया रहता है, इसीलिए ये क्वेश्चन तो डायरेक्ट ही पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में। मैंने देखा है कि लार्जेस्ट फिलामेंटस बैक्टीरिया, इसका सिंपल साधारण एक ही नाम आता है, वो है बैग्याटोआ मिराबिलस। ये बैक्टीरिया एक ऐसा बैक्टीरिया है जो कि थायोमार्गरिटा की ही तरह सल्फर कंटेंट सॉयल वाटर इनमें देखने को मिलेगा। ओके, तो ये इसमें बैग्याटोआ के बारे में है। ये सल्फर कंटेंट, सल्फर को जिस तरह से हम सल्फर डाइऑक्साइड्स है, सल्फ्यूरिक एसिड्स है, वाटर के साथ रिएक्शन करके उनको कन्वर्जन करने में वहाँ पर हेल्प करता है। देन नेक्स्ट वन थिंग, ये बैक्टीरिया के बारे के साइज़ की बातें हो गई, जिसमें कि स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया से लेकर के लार्जेस्ट बैक्टीरिया। और ये सिर्फ इतने ही बैक्टीरिया नहीं होते, बैक्टीरिया की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट बैक्टीरिया हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर रही हैं, क्योंकि इनसे बाहर कोई भी एग्ज़ाम नहीं पूछ सकता। स्मॉलेस्ट से लेकर लार्जेस्ट बैक्टीरिया तक कोई भी एग्ज़ाम, चाहे आप नेट का एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो भी इससे बाहर देखने को नहीं मिलेगा आपको। ये चॉइस्ड है, सभी जितने भी रिसर्च पेपर्स आते हैं उनके हैं, साइंटिस्ट हैं उनके हिसाब से भी ये बैक्टीरिया आपके देखने को मिल जाएंगे हर एग्ज़ाम्स में। देन अब साइज़ के हिसाब से हम बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन करते हैं। साइज़ के हिसाब से तो क्लासिफिकेशंस ऑफ द बैक्टीरिया, क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। सबसे पहले क्लासिफिकेशन करते हैं, पॉइंट डाल देते हैं हम इसको, ऑन द बेसिस ऑफ शेप। हम शेप के हिसाब से बैक्टीरिया को क्लासीफाई करते हैं। शेप तो ज़्यादा तो नहीं है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जिस तरह से एनसीईआरटी बताती है, सबसे पहला एक शेप रहता है कॉकस, जिसको राउंड शेप भी बोलते हैं। एक शेप नॉर्मल है, जनरल। दूसरा है बेसिलाई, जिसको हम रोड शेप भी बोलते हैं। ये रोड शेप बैक्टीरिया रहता है। तीसरा विब्रियो, जो कि कॉमा शेप रहता है। कॉमा तो समझते होगे, ऐसा, इस तरीके का विब्रियो। ये 3 शेप रहती हैं, ठीक है। तो ये इन्हीं के बारे में ज़्यादातर हम चीज़ें पढ़ते हैं। कुछ और भी आती हैं जिस तरह से ये अलग कंसेप्ट्स में चली जाती हैं। वैसे नॉर्मल जो जनरल बेसिक शेप पढ़ते हैं हम, कॉकस पढ़ेंगे, बेसिलाई पढ़ेंगे, विब्रियो पढ़ेंगे। कुछ और भी आती हैं जिस तरह से मैं बताता हूँ आपको, स्टाक बनी होती है ऐसे, डंडे की तरह रहेगी, ऐसे स्टाक्ड बैक्टीरिया रहते हैं। और एक आती है बडिंग फॉर्म में, बड फॉर्म में रहती है।
यहाँ पर जिस तरह से बड बन गई है, यहाँ से निकल गया है, एक और निकल गया है, बड बन गया है। इस तरीके से बडेड शेप में भी रहते हैं। कुछ लोग इसको ऐसे भी डिस्क्राइब कर देते हैं जिस तरह से हम डंडे की शेप लगा लेते हैं नीचे, ऐसे कर देते हैं। स्टाक्ड है, बडेड है, ये शेप अभी डिस्कस नहीं कर सकते हम। ये शेप स्पेशलाइज्ड केस के अंदर चली जाती हैं। जैसे जैसे हम आगे इसके डीपर कंसेप्ट्स के अंदर जाएंगे तो हम स्टाक्ड और बडेड के कंसेप्ट को भी पढ़ेंगे, किन किन बैक्टीरिया के अंदर ये देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम इनके बारे में देखते हैं कि कॉकस है, बेसिलाई है एंड देन विब्रियो। ये 3 शेप के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कॉकस, राउंड शेप, गोल बैक्टीरिया मिलेंगे आपको। इसकी बहुत सारी श्रेणियाँ हो जाती हैं। जैसे कि कुछ बैक्टीरिया हैं ऐसे जो कि सिंगल मिलेंगे आपको, सिंगल राउंडेड, जिस तरह से उसका नाम देंगे हम मोनोकोकस। उसका नाम हम देंगे मोनोकोकस। मोनो का मतलब सिंगल, कोकस मतलब गोल, राउंड। ठीक है, एक बैक्टीरिया मिलेगा आपको अलग अलग। जिस तरह से हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो सब सारे बैक्टीरिया अलग अलग ऐसे देखने को मिलेंगे, गोल गोल, मोनोकोकस। इस तरीके से मिलेंगे आपको अलग अलग बैक्टीरिया। इसी की श्रेणी में ऐसा भी आ जाता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी आते हैं जो कि 2 के बाइंडेड होते हैं, 2 साथ साथ में मिलेंगे। उनको क्या बोलते हैं? डिप्लोकोकस। दो बैक्टीरिया का एक ग्रुप मिलेगा, उनको डिप्लोकोकस बोलेंगे। इसी तरीके से 4 की फॉर्म में मिलेंगे, एक चेन की फॉर्म में भी मिलेंगे। तो बेसिकली अगर 4 की फॉर्म में देखने को मिलते हैं, ऐसे मिल जाते हैं, या इनको अलग अलग बोलते हैं। जिस तरह से ये 4 आ गए या चेन बन गई, तो 4 की शेप में अगर एक बैक्टीरिया ऐसे मिलता है तो उसको टेट्राकोकस बोलेंगे, टेट्राकोकस। अगर वो चेन की फॉर्म में चले जाते हैं तो चेन की फॉर्म में वो स्ट्रेप्टोकोकस रहेंगे। स्ट्रेप्टो वर्ड इज यूज्ड फॉर, इसका इस्तेमाल किया जाता है चेन की फॉर्म के लिए। तो ये अलग अलग बैक्टीरिया, उनके नेम हैं। जिस तरह से माइकोकोकस है, डिप्लोकोकस है, स्ट्रेप्टोकोकस है, टेट्राकोकस है। तो इस तरीके के सारे बैक्टीरिया, लैक्टोकोकस जो दही के अंदर भी पाया जाता है ऐसा बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस है। इसमें कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि लैक्टोबैसिलस, हमने सुना था लैक्टोबैसिलस ट्रेंड में है। ऐसे कम से कम 180 के करीब ऐसे बैक्टीरिया जो दही के अंदर पाए जाते हैं, तो उनको अलग से बोला जाता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, लैब। तो उस लैब के अंदर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो दही के अंदर पाए जाते हैं, उसके अंदर इतनी प्रकार के बैक्टीरिया होने के साथ साथ उसके अंदर केवल एक लैक्टोबैसिलस, एक टाइप का बैक्टीरिया है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं जो पाए जाते हैं। तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के जिस तरह से मेन बैक्टीरिया मैं बता देता हूँ जो कि बहुत बार पूछे जाते हैं। देन जिस तरह से लैक्टोकोकस, लैक्टोबैसिलस, पीडियोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस, ये 4 मेजर बैक्टीरिया हैं जो कि मैक्सिमम अमाउंट के अंदर दही के अंदर पाए जाते हैं। तो आज हम इधर तक ही करते हैं, इससे आगे हम अगली वीडियो के अंदर शूट करेंगे। तो प्लीज़ इसको देखिए और शेयर एंड सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल टूर ऑफ साइंस, जिसमें आपको बेसिक कंसेप्ट से लेकर के हायर कंसेप्ट तक की नॉलेज हम प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एवरीवन।